नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी की मांग, कहा ऑडिट करवाएं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के कारण लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों, गरीब आबादी और देश की अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोलते रहे हैं। अब उन्होंने आगे एक वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर फंड पर सवाल उठाया है। शुक्रवार को वीडियो लिंक के जरिए मीडिया से बात करते पीएम केयर ऑडिट को जरूरी बताया, फिर शनिवार को अपने ट्विटर के जरिए दोहराया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पीएमसीएच फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसा बेहतर कार्यक्रम में काफी पैसा मिला है। यह जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस कोष का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के सामने उपलब्ध हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में नहीं मिली बिहार झारखंड के मजदूरों को एंट्री, बॉर्डर पर ही धरना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में झारखंड और बिहार के प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर शनिवार से धरने पर बैठे हुए हैं। शनिवार रात में भी वो धरने पर बैठे रहे। धरना अब भी जारी है। मजदूरों को राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से यूपी के अधिकारियों ने रोक दिया है। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में झारखंड और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर के बीच में ही हाईवे पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। मजदूरों ने किसी भी आवागमन और वाहनों के संचालन को बंद कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि राजस्थान से निकलकर वह उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और झारखंड जाना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें वहीं रोक दिया और अपनी सीमा में अंदर घुसने की अनुमति नहीं दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को जाने दिया गया, लेकिन बिहार और झारखंड के मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सीमा में नहीं घुसने दे रही है। इससे सभी मजदूर बेबस और लाचार हैं। झारखंड के एक मजदूर ने कहा कि हम लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, यही राजस्थान में रहकर मजदूरी करते थे, लेकिन अब खाने पीने को कुछ नहीं है और बेरोजगार भी हो गए हैं। इसलिए पैदल पैदल हजारों किलोमीटर चलते हुए आज राजस्थान को पार करते हुए उत्तर प्रदेश सीमा में घुस रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया। इसलिए बिहार और झारखंड के हम सैकड़ों मजदूर यहीं बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल झारखंड और बिहार के करीब 150 मजदूर राजस्थान में रहकर मजदूरी करते थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते वो फंस गए। बेरोजगार और खाने पीने के सामान की किल्लत होने की वजह से ये सभी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए राजस्थान के अंतिम बॉर्डर भरतपुर जिले में पहुंचे, जहां से वह उत्तर प्रदेश सीमा में घुसना चाह रहे थे, लेकिन तभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सीमा में इन मजदूरों को घुसने देने से मना कर दिया। इन मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनके राज्यों की सरकारें उनको अपने राज्य लौटने के लिए किसी भी प्रकार का साधन मुहैया नहीं करा रही है। राजस्थान से पैदल चलते चलते वह अपने झारखंड और बिहार राज्यों को जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनको घुसने देने से मना कर रही है। अब इस स्थिति में सैकड़ों की तादाद में झारखंड और बिहार के मजदूर आखिर कहां जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिन संक्रमितों में नहीं दिख रहे लक्षण, उनके लिए घरों में ही इलाज की व्यवस्था, अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे, उनका घर में ही इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल मरीजों में से गंभीर और मृतकों की संख्या बहुत कम है। केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस में बताई यह महत्वपूर्ण बातें। दिल्ली में अब तक 2069 मामले ठीक होकर वापस जा चुके हैं। 4781 लोग अभी भी इलाजरत हैं। बाकी सारे मामले या तो कम लक्षण या बिना लक्षण वाले हैं। इनमें से 51 आईसीयू और 27 वेंटिलेटर पर हैं। जो लोग कम या बिना लक्षण वाले हैं, उनके घरों में ही इलाज करने के इंतजाम किए गए हैं। अगर उनके घरों में अलग कमरे हैं और व्यवस्था है, तो उन्हें घरों में ही आइसोलेट किया गया है। जिनके घरों में व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हमने कोविड सेंटर बनाए हैं। अब तक एम्बुलेंस सेवाओं में दिक्कतें हो रही थीं, इसीलिए कई निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस को भी सरकारी सेवाओं में शामिल किया गया है। इससे उम्मीद है कि एम्बुलेंस की समस्या खत्म हो जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के लिए जो भी संभव हो वह हम कर रहे हैं। उनके लिए राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के साथ कुछ होटलों को भी अटैच किया गया है, ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके। शुक्रवार को कोरोना वॉरियर्स के लिए जारी किए गए विशेष सुविधाओं के आदेश का विपक्षी दलों के नेताओं ने मजाक उड़ाया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। कोरोना वॉरियर्स के लिए अलग
अगर विशेष व्यवस्था की गई है तो विपक्ष को क्या तकलीफ है। यह समय राजनीति करने का नहीं है, एक साथ मिलकर लड़ने और एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। मेरी अपील है कि राजनीतिक बयानबाजी ना करें। पलायन कर रहे मजदूरों से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपील की है कि वे दिल्ली छोड़कर ना जाएं। अगर बहुत मजबूरी है तो थोड़ा इंतजार करें, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों से बात कर आपके जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मजदूरों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि हम फेल हो गए हैं, सरकार फेल हो गई है और पूरी व्यवस्था फेल हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से प्रयागराज आ रही ट्रेन के 20 डिब्बे पीछे छूटे। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात स्थित सूरत से उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज के लिए आ रही ट्रेन के 20 डिब्बे पीछे छूट गए। वहीं इंजन के साथ बाकी ट्रेन आगे निकल गई। यह जानकारी गार्ड ने स्टेशन मास्टर को दी। मिली जानकारी के अनुसार इंजन के साथ 3 बोगी भटौली स्टेशन से अलग होकर आगे निकल गई और 20 डिब्बे पीछे छूट गए। फंसे हुए लोग बिना पानी के बेहाल हैं। इसी ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री ने बताया कि हमारा भाग्य अच्छा था क्योंकि फ्यूजन की वजह से ट्रेन का 20 डिब्बा पीछे ही रह गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यात्री ने बताया कि उन्होंने सूरत से इलाहाबाद जाने के लिए शनिवार को उन्होंने सफर शुरू किया, लेकिन अब तक कुछ खाने पीने को नहीं मिला। वहां गाड़ी 3 घंटे तक रुकी रही। एक टेम्परेरी इंतजाम करके गाड़ी को भटौली स्टेशन पर रोक दिया है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यात्री ने बताया कि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जब कुछ यात्री भटौली स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरे तो उनसे कहा गया कि सभी वापस बोगियों में चले जाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में भगवान भरोसे प्रवासी मजदूर, ठप्प पड़ा है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, विदेश में फंसे भारतीयों पर फोकस। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक दिया गया है वह खुल ही नहीं रहा है। 9 मई को जब जनसत्ता.com ने इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए तो बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर के जरिए पता चला कि ऐसा किसी तकनीकी दिक्कत के चलते है जिसे दूर करने पर काम चल रहा है। यह भी बताया गया कि शनिवार रात तक पोर्टल काम करने लगेगा, लेकिन रविवार सुबह जब हमने चेक किया तो भी पोर्टल काम नहीं कर रहा था। जबकि विदेश में फंसे जो दिल्ली वासी भारत लौटना चाह रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक दिया गया है वह सही काम कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा कोरोना को काबू करने के विरोधाभासी तस्वीर को करे साफ। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार के बीच इसके काबू में आने को लेकर सरकारी महकमों में अलग अलग विरोधाभासी बयानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा है कि कोरोना वायरस के खतरों का उफान किस हद तक जाएगा, इसको लेकर सरकारी एजेंसियों की अस्पष्टता देश को चिंतित करने वाली है। ऐसे में सरकार को यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि कोरोना का चरम और इसके थमने का सिलसिला कब शुरू होगा। कोरोना संक्रमण का चरम भारत में जून जुलाई में आने के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान के 2 दिन बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे नकार दिए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने चिंता जताते हुए यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने को लेकर बीते 1.5 महीने से सरकार की ओर से अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स के निदेशक ने बकायदा संक्रमण डाटा के चिकित्सीय अध्ययन का हवाला देते हुए जून जुलाई में कोरोना के सबसे चरम पर पहुंचने की बात कही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने शुक्रवार को इसके विपरीत बयान दिया कि भारत में कोरोना का पीक आएगा ही नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले सरकार के दावों से सच्चाई कोसों दूर है, जैसे ये बेबस मजदूर अपने घरों से। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का मसला शांत होने के नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन में छूट के साथ बस और रेलवे खुलने के बावजूद अभी भी हजारों मजदूर अपने परिवार संग पैदल चलने को मजबूर हैं। केंद्र की मोदी सरकार के दावे के मुताबिक 85% रेलवे टिकट का वहन केंद्र और 15% राज्य सरकार वहन करेगी, लेकिन मजदूरों को टिकट खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। औरंगाबाद रेल हादसे में 15 प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्ष अपने अपने तरीकों से मजदूरों के मुद्दों को उठा रहा है। कांग्रेस जहां केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं राज्यों में वहां के विपक्ष दलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मजदूरों का मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है। उनका कहना है कि मजदूरों अपने घर लौटने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए खाने पीने तक का प्रबंध नहीं किया है। अपने ट्वीट में वह लिखते हैं, घर लौटने के लिए रास्तों में भटक रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए सरकार खाने पीने का प्रबंध क्यों नहीं कर रही है। सरकार के दावों से सच्चाई कोसों दूर है, जैसे ये बेबस मजदूर अपने घरों से।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में क्या आर्थिक घाटे को दूर करने के लिए नीतीश सरकार फिर से शराब की बिक्री शुरू करेगी? अटकलों का बाजार है गर्म। जी हां दोस्तों, बिहार में की गई शराबबंदी कानून में क्या फिर से संशोधन किया जाएगा? ऐसा राज्य में अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि राज्य की आर्थिक घाटा को कम करने के लिए बिहार में फिर से शराब बिक्री की शुरू की जा सकती है। बिहार में 37% राजस्व वसूली शराब से होती थी। ऐसे में सरकार पहले से घाटे में थी और अब कोरोना महामारी की वजह से बिहार की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है, जिस वजह से सरकार के सामने यह प्रस्ताव आया है। सूत्रों की अगर माने तो कोरोना की वजह से हुए बिहार के वित्तीय घाटे को कम करने के लिए बिहार सरकार के सामने शराब की बिक्री दोबारा चालू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर या फिर सरकार की ओर से अभी इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल कोरोना काल में जिस तरह से अन्य प्रदेशों में शराब की बिक्री से सरकार राजस्व की जबरदस्त प्राप्ति हुई है, इससे कई राज्य गदगद हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने भी राज्यों को शराब बेचने की छूट दे दी है, जिसके बाद सभी राज्य सरकार रणनीति के तहत शराब बेच रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ और पंजाब ने शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू की है। दोनों राज्यों के इस पहल के बाद माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू हो। ऐसे में जानकारों का कहना है बिहार में भी नीतीश सरकार का मन अब डोलने लगा है। वैसे भी बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी करोड़ों रुपए के अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। माफियाओं के द्वारा तो बाजाप्ता होम डिलीवरी के माध्यम से शराब की खेपें पहुंचाई जा रही हैं। इससे शराब के शौकीन ज्यादा पैसे देकर भी उसका आनंद उठा रहे हैं। इस स्थिति में अगर सरकार फिर से बैकफुट पर जाकर शराब की बिक्री की इजाजत कुछ शर्तों के साथ देती है तो इससे न केवल राजस्व की प्राप्ति होगी बल्कि माफियाओं की कमर टूट जाएगी। यहां बता दें कि कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक घाटा से उबरने के लिए दूसरे राज्यों ने अतिरिक्त टैक्स के साथ शराब की दुकानें खोल दी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों के रेलवे टिकट पर आप सांसद बोले, किसको बेवकूफ बना रहे हैं नीतीश? भाजपाई। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के रेलवे टिकट को लेकर सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात से लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इस सिलसिले में पूरा विपक्ष जहां केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, राज्यों में भी रेलवे टिकट वहन को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने अब दिल्ली से बिहार जाने वाले मजदूरों का रेलवे खर्च उठाने का ऐलान किया है। इसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने नीतीश सरकार और भाजपा को आड़े हाथ लिया है। संजय सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं, रेलवे कह रही पहले पैसा दो तब ट्रेन चलेगी। बिहार सरकार कह रही है पहले मजदूरों से ले लो, हम बाद में दे देंगे। दिल्ली सरकार ने कहा हम मजदूरों को पैसा नहीं देने देंगे, इसीलिए पहले ही रेलवे को चेक से भुगतान कर दिया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं नीतीश जी और भाजपाई? इसके साथ ही आप सांसद का गुस्सा भाजपा नेताओं पर भी फूट रहा है। अपने ट्वीट में वह लिखते हैं, गुजरात से अमेठी यूपी गए मजदूरों का टिकट, इनसे पैसा लिया गया। भाजपाइयों, झूठ बोलने के बजाय बोलो कि टिकट फर्जी है, फिर मैं उन लोगों के वीडियो डालकर सबूत दूंगा। संजय सिंह ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है, भाजपा सरकार ने घोषणा की राज्यों में जाने वाली ट्रेनों का खर्च 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार देगी, लेकिन दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेन का खर्च अरविंद केजरीवाल सरकार दे रही है, बिहार सरकार नहीं। हम पहले भी बिहार यूपी के लोगों के साथ थे और आगे भी खड़े रहेंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, बिहार सरकार के मना करने के बाद मुजफ्फरपुर के लिए रवाना विशेष ट्रेन में सवार सभी 1200 मजदूरों का किराया देगी केजरीवाल सरकार। कोरोना संकट में अपने परिवार से दूर रह रहे मजदूरों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए ट्रेन रवाना हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों से 8 के बजाय 12 घंटे काम लेना शोषणकारी, मायावती। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना प्रकोप में मजदूरों व श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि श्रम कानून में बदलाव देश के रीढ़ श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि कभी भी उनके अहित में। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रकोप में मजदूरों श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 के स्थान पर 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा जबकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 12 नहीं बल्कि 8 घंटे श्रम व उससे ज्यादा काम लेने पर ओवर टाइम देने की युग परिवर्तनकारी काम तब किया था जब देश में श्रमिकों मजदूरों का शोषण चरम पर था। इसे बदलकर देश को उसी शोषणकारी युग में ढकेलना क्या उचित है? एक अन्य ट्वीट में मायावती ने
कहा, देश में वर्तमान हालात के मद्देनजर श्रम कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए ताकि खासकर जिन फैक्ट्री प्राइवेट संस्थानों में श्रमिक कार्य करते हैं वहीं उनके रुकने के आदि की व्यवस्था हो। किसी भी स्थिति में वे भूखे ना मरे और ना ही उन्हें पलायन की मजबूरी हो, ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।